मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी जीसीए। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में आईआर के अंतर्गत हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत देखा था कि कोई भी मॉलिक्यूल जब आईआर रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के कंपन जो है वह पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत स्टिचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं। तो हम जानते हैं, जिसमें हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंतर्गत देखते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में विभिन्न प्रकार के कंपन जो है वह हो सकते हैं और अणु कुल मिलाकर 3 प्रकार की गतियाँ कर सकता है, तीनों डायरेक्शंस में, एक्स, वाई और जेड, तीनों डायरेक्शन में उसमें मूवमेंट हो सकते हैं, जो क्रमशः ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन कहलाते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी अगर लीनियर मॉलिक्यूल है, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं CO2, एक सिंपल एग्जांपल CO2, अदर एग्जांपल इज CS2 जो कि लीनियर मॉलिक्यूल है। उसके लिए हम देखते हैं लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। रेस्ट 3n-5 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ मोशंस होती हैं। 3n जो है वह टोटल मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल, रेस्ट मीन्स 3n-5 जो होगी वह वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान होगा। इसकी कैलकुलेशन हम देख सकते हैं। 3n-5 फॉर लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो 3n जो है वह 3 एटम है इसमें, तो 3 × 3 - 5 = 4। इसका मतलब CO2 में कुल मिलाकर 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। उसमें से 2 स्टिचिंग वाइब्रेशंस होंगी और 2 बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं। इसी प्रकार से नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल CH4, H2O एट्सेट्रा, अमोनिया वगैरह एग्जाम्पल है। इसमें हम मीथेन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके लिए 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, तीनों डायरेक्शन में वो गति कर सकता है। इसी प्रकार से 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीनों डायरेक्शन में वो रोटेट कर सकता है। रेस्ट बची आपकी 3n-6 जो होगी वह उसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। इसमें से n-1 जो होती है वो स्टिचिंग वाइब्रेशंस होती हैं और 2n-5 जो होती हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं। तो n-1 जिसमें हम देखते हैं CH4 एग्जाम्पल लिया हमने, जिसमें 5 एटम हैं, तो n = 5, तो 5 - 1 = 4, मीन्स 4 स्टिचिंग वाइब्रेशंस होंगी और 2n-5 जो है वो बेंडिंग वाइब्रेशंस होंगी। तो 2 × 5 - 5 = 5 बेंडिंग वाइब्रेशंस पाई जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए हमको कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, मीन्स वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी और वेव नंबर भी कम होगा, क्योंकि एनर्जी और वेव नंबर जो है प्रोपोर्शनल होते हैं और वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी प्रकार से स्टिचिंग वाइब्रेशन के लिए हमको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी या हायर वेव नंबर, हायर फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगी और उसका वेवलेंथ जो है वो कम होता है। तो स्टिचिंग वाइब्रेशंस के लिए हम देखते हैं कि उसके लिए जो मैक्सिमा प्राप्त होती है वह किन किन बातों पर
निर्भर करती है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्टिचिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।